इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, मधुमेह यानी डायबिटीज एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति होती है जो व्यक्ति के साथ उम्र भर चलती है। हम सब इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी बहुत से लोग डायबिटीज को गंभीरता से नहीं लेते। नतीजा कई बार उनको गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है। डायबिटीज पर नियंत्रण पाने के लिए जागरूकता की जरूरत के साथ साथ लाइफस्टाइल और खान पान पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसी मकसद से WHO द्वारा हर वर्ष आज ही के दिन यानी 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। डायबिटीज के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, PGI चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद कपूर साहब। आज पूरे विश्व में मधुमेह दिवस या यूं कह लें वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आज ही का दिन यानी 14 नवंबर का दिन ही क्यों चुना गया और इस दिन का क्या खास महत्व है? बेसिकली 14 नवंबर के दिन इंसुलिन की जो डिस्कवरी हुई थी और जो उन्होंने डिस्कवर किया था उसके दो फेमस साइंटिस्ट थे, डॉक्टर बेंटिंग और डॉक्टर बेस्ट। तो 14 नवंबर को डॉक्टर बेंटिंग का बर्थडे होता है, तो उसको कोमोमोरेट करने के लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और जैसा हम सबको पता है कि डायबिटीज एक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में छाई हुई है, तो जो साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स इस डिजीज से डील करते हैं वो चाहते हैं कि इस स्पेशल दिन के दिन लोगों में डायबिटीज के बारे में अवेयरनेस जगाई जाए, उसके लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, इस बार का जो थीम है वो क्या है और क्या खास गतिविधियां रहेंगी? अगर हम आपके डिपार्टमेंट की बात करें, क्योंकि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरह की गतिविधियां रहेंगी आज आपकी। इस बार जो वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका जो थीम है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। बेसिकली ये एजुकेशन का यहाँ पे मतलब है डायबिटीज एजुकेशन। सो डायबिटीज एजुकेशन करके कैसे डायबिटीज के पेशेंट्स का कल को कैसे बदला जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। और हम सबको पता है कि डायबिटीज जब अनकंट्रोल रहती है तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस काफी भयानक होते हैं। तो इस बार का थीम है कि लोगों को डायबिटीज के बारे में एजुकेट किया जाए। वो एजुकेशन डायबिटीज के प्रिवेंशन के लिए है, डायबिटीज के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है और डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए। जैसे कि आपने पूछा डिपार्टमेंट की क्या गतिविधि है, इस बार हमारा डिपार्टमेंट 19 नवंबर को, जो कि सैटरडे है, टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहा है, जिसमें उनको एजुकेशन के साथ साथ उनके कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाएंगे, यूरिन टेस्ट भी किए जाएंगे। वो PGI के OPD में 19 नवंबर को ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट हर चौथे थर्सडे को या वीरवार के दिन एक 4 से 5 बजे के बीच में एक डायबिटीज एजुकेशन प्रोग्राम करता है डायबिटीज के बच्चों के लिए। जी, अभी भी डायबिटीज को लेकर बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं। कई लोग मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनको डायबिटीज है, उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएं, इस बीमारी से बचे रहें? डायबिटीज एक क्रोनिक बीमारी है और इसके बहुत बार कुछ सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसके वजह से जिस भी पेशेंट को डायबिटीज होती है या वो डायबिटीज की आसपास होने के नजदीक होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल पर, फिर भी वो उसके लिए तैयार नहीं या मानते नहीं है। इसको कभी कभी हम साइंटिफिक लैंग्वेज में या मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं डिनायल ऑफ द डिजीज, कि वो डिजीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं उन लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर डिजीज है तो वो रहती है और अच्छा होगा कि उसका हम समय पर ध्यान दें, समय पर उसका इलाज लें, अपने ब्लड ग्लूकोज को अच्छे से कंट्रोल रखें ताकि उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने अभी कहा कि बहुत से लोगों को सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो आप हमारे सुनने वालों को एक बार ये बताएं कि मुख्य तौर पर क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं कि फलां व्यक्ति को डायबिटीज हो सकती है? डायबिटीज के बारे में जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसको हम पोलीज बोलते हैं, जिसमें कि पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया अंग्रेजी में बोलते हैं, पर जैसे कि सामान्यतः ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा पेशाब आना और ज्यादा भूख लगना और पर्सन ज्यादा खाना खाता उसके बावजूद भी वजन कम होता रहता है।
तो ये एक सबसे कॉमन कारण है। दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम होते हैं कभी कभी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम यूटीआई बोलते हैं, या काफी बार कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते हैं और वो सीधा डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन लेके भी प्रेजेंट करता है। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स जो है सीधा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को प्रेजेंट करते हैं कि उनको दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जब आंख के डॉक्टर उनका आंख का एग्जामिन करते हैं कि उनको आंख में क्या प्रॉब्लम हो रही है, दिखने में क्या दिक्कत हो रही है, तो उनको पता चलता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया और वो पेशेंट फिर हमारे पास रेफर करते हैं कि आप पहले एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिल के आइए, या कुछ एक पेशेंट सीधे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में किडनी की प्रॉब्लम लेके पहुंच जाते हैं और फिर हमारे पास वो लोग रेफर करते हैं कि जाइए आप पहले अपना डायबिटीज कंट्रोल कराइए। या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके की पैरों में जलन हो जाती है या जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं और वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके दिखा रहे होते हैं पर उनको अंडरलाइंग डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज के मुख्य सिम्टम तो जैसे बताया प्यास लगना, भूख ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा आना, बट बहुत सारे उनके डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी सिम्टम्स होते हैं। और कुछ लोगों का डायबिटीज तो कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, वो कोई सर्जरी कराने जाते हैं आमतौर पे, और सर्जरी के पहले डॉक्टर आपको कुछ बेसिक टेस्ट लिख के देते हैं और उस टेस्ट में डायबिटीज का पता चलता है। जी, तो डॉक्टर साहब टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए, क्या होती है? टाइप 1 डायबिटीज जब हम बात करते हैं तो ये डायबिटीज जनरली बच्चों के अंदर होती है और यंग लोगों के अंदर होती है। और ये डायबिटीज जब होता है तो ब्लड ग्लूकोज काफी हाई होता है और इसमें वजन भी काफी कम हो जाता है। और क्योंकि इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है, या जो पेनक्रियाज में जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती बीटा सेल्स होती है उनको गंभीर रूप से डैमेज हो जाता है, तो इंसुलिन बिल्कुल नहीं होता है। और इस तरह के लोगों का जिंदा रहने के लिए इंसुलिन लेना बहुत जरूरी होता है। उसके विपरीत जो टाइप 2 डायबिटीज होती है वो बड़ों में होती है, जो जनरली 25 या 30 साल के ऊपर होती है। और इसके जो पेशेंट्स होते हैं ज्यादातर उनका वजन ज्यादा होता है, मोटापा होता है, उनको होती है। और इसमें काफी बार स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी होती है डायबिटीज की इन पेशेंट्स के अंदर जिनको की टाइप 2 डायबिटीज होता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज होता है जनरली उन लोगों को ओरल ड्रग से काफी समय तक काम चल जाता है और कभी कभी इनको भी इंसुलिन लेना पड़ता है। बट जैसे कि मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों के लिए इंसुलिन एक जीवनदायक है, वैसा टाइप 2 में हमेशा नहीं होता, बट एक स्टेज के बाद टाइप 2 में भी इंसुलिन लेने की जरूरत होती है। जी डॉक्टर साहब, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं मधुमेह के इलाज की, उनके द्वारा किस तरह से आजकल इलाज किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम बात करें कि आज के 40 साल पहले और 50 साल पहले, खासतौर से अपने देश में हिंदुस्तान में, तो लोग डायबिटीज का मतलब है कि पेशाब ज्यादा आ रहा है और प्यास ज्यादा लग रही तो पानी ज्यादा पियो, उसमें क्या दिक्कत है, भूख ज्यादा लग रही तो खाना ज्यादा खाओ, उसमें क्या तकलीफ है, एक ऐसा स्थिति था। लेकिन अब पिछले 20 सालों में और 30 सालों के अंदर बीमारी भी काफी बढ़ गई है और इसके इलाज के लिए भी बहुत सारी नई नई चीजें आ गई है। और कुछ तो लास्ट के एक डिकेड में और लास्ट के 10 साल में बहुत ही अच्छी दवाइयां आ गई है। उनका साइड इफेक्ट भी कम है और उनका इफेक्ट बहुत अच्छा है। वो न केवल ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करती जो नई दवाइयां आई है, इसके अलावा ये दवाइयां डायबिटीज के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करती है। जैसे कि आपको और हमको सबको पता है कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होता है उनको हार्ट अटैक का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, उनको किडनी का खराब होने का रिस्क भी ज्यादा होता है। तो ये जो नई दवाइयां आई है, ये दवाइयां लेने से ये जो रिस्क, जो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड रिस्क होती है, वो भी काफी कम हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि जागरूकता से डायबिटीज से बचा जा सकता है या डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, तो बहुत सी ऐसी सोसाइटियां भी होंगी जो इस पर काम कर रही हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कपूर साहब। एक्चुअली डायबिटीज एजुकेशन के लिए दुनिया भर के अंदर और देश में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं, साइंटिफिक सोसाइटीज है, वो इस फील्ड में काम करती है। और चूंकि आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है तो बहुत सारी सोसाइटीज बहुत सारे प्रोग्राम कर रही है। मैं पीजीआई से अगर शुरू करता हूं तो पीजीआई के अंदर हमारे पास एक सोशल सपोर्ट ग्रुप है, उसको नाम दिया है अदिति, एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज इन ट्राई सिटी। ये जो अदिति नाम की सोसाइटी है पीजीआई के एंडोक्राइन डिपार्टमेंट ने बनाई है और ये बच्चों के एजुकेशन के लिए रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम करती है साल भर। इसके अलावा एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वो भी एक सोसाइटी है
जो कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर से डील करती उन डॉक्टर्स की सोसाइटी है, ये भी इसके ऑनलाइन बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा सोसाइटी है जो मेनली डायबिटीज से रिलेटेड है, जो RSSDI नाम है, रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। तो ये सोसाइटी भी बहुत सारे काम कर रही है। वो लोग ब्लड ग्लूकोज स्क्रीनिंग कर रहे हैं और मास लेवल पे एजुकेशन दे रहे हैं पेशेंट्स को टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस और जनरल पब्लिक को टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको शुगर की मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए ताकि आने वाले जो गंभीर खतरे हैं उनसे वो बच सकें? डायबिटीज का इलाज वैसे कहा जाए तो बहुत ही सिंपल है, और अगर एक वर्ड में बोलूं तो मैं डायबिटीज का इलाज के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ के अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। वैसे तो एक्सरसाइज डायबिटीज हो या नहीं हो सभी को करना चाहिए। जिनको नहीं हो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, और जिनको है उनको अपना ब्लड ग्लूकोज अच्छा कंट्रोल करने के लिए। और जो ये एक्सरसाइज है कम से कम 50 से 60 मिनट रोज, हफ्ते में 7 दिन जी, इतना एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। और एक्सरसाइज के भी बहुत सारे कंपोनेंट रह सकते हैं कि आप पहले वार्म अप करें, फिर थोड़ा सा एरोबिक एक्सरसाइज करें, फिर थोड़ा कुछ योगा वगैरह करें और कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज करें। तो ये पूरा आप एक शेड्यूल बना सकते हैं 1 घंटे के लिए। फिर जो महत्वपूर्ण चीज आता है डायबिटीज के मैनेजमेंट के अंदर, आपकी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाना अनकंट्रोल्ड वे में और जो नहीं खाना चाहिए अगर वो खाना खाएंगे तो आप जितना भी दवाई ले लें आपका ब्लड ग्लूकोज कभी भी कंट्रोल नहीं आ सकता है। तो इसलिए डाइट के ऊपर में पूरा ध्यान देना चाहिए, समय पर और ठीक मात्रा में और ठीक कंपोजिशन और कॉम्बिनेशन में आपका खाना होना चाहिए ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज ज्यादा नहीं बढ़े। उसके बाद तीसरा पायदान जो आता है वो डायबिटीज का एजुकेशन। डायबिटीज के बारे में जितना पेशेंट को और उसके रिश्तेदारों को जितना नॉलेज होगा उतना उसका ग्लूकोज कंट्रोल करने में फायदा मिलेगा। तो एक डायबिटीज एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डायबिटीज मैनेजमेंट का। फिर उसके बाद में ओरल ड्रग्स आती है जो मेनली टाइप 2 डायबिटीज के लिए होती है। फिर इंसुलिन आता है, वो मेनली टाइप 1 के लिए होता है, बट कुछ लोगों को टाइप 2 के लोगों को भी इंसुलिन का रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद जो मैनेजमेंट पार्ट आता है वो है डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का मैनेजमेंट। और उसके अंदर ये होता है कि जनरली हम सामान्यतः स्क्रीनिंग करते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हर डायबिटीज के पेशेंट्स का, जैसे कि HbA1c हर 3 महीने में होना चाहिए, जैसे कि आंख का जांच साल में 1 बार होना चाहिए, जैसे कि पेशाब में प्रोटीन का टेस्ट साल में 1 बार होना चाहिए। लेकिन अगर इसी में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर आपको उससे जल्दी भी बुला सकते हैं। फिर उसके बाद में होता है कि आप इसके कॉम्प्लिकेशन के लिए जो भी इलाज होता है वो आप रेस्पेक्टिव स्पेशलिटी के डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज ले सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है तो बहुत से लोग नेट पे बहुत कुछ सर्च करते हैं और उसी के आधार पर सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं शुगर के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि डायबिटीज का मैनेजमेंट एकदम क्लियर है और गाइडलाइन सेट है। उन पेशेंट्स को अपनी मर्जी से ओवर द काउंटर या डायरेक्ट केमिस्ट से जाके दवाई लेने से अच्छा अपने डॉक्टर्स से सलाह लेके दवाई लें, क्योंकि डायबिटीज के अंदर जो दवाइयां दी जाती है पर्टिकुलर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग दवाई दी जाती है। उसको हम टेलर मेड भी बोलते हैं कि हर पेशेंट को ऐसा नहीं कि आपको दवाई की दुकान पे जाके एक दवाई का नाम याद है या जो केमिस्ट को एक दवाई का नाम पता है वो आपको दवाई दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर पेशेंट के लिए डिफरेंट तरह का दवाई होता है। जैसे कि जिसका वजन ज्यादा है उसके लिए अलग दवाई होगी, जैसे कि जिनका एब्डोमेन फैट ज्यादा है उसके लिए अलग दवाई होगा, जिसको हाइपरटेंशन है उसके लिए अलग तरह का दवाई हो सकता है, जिसके किडनी का प्रॉब्लम है या जिसके अंदर आंख का प्रॉब्लम है उसमें कुछ दवाइयां दी जाती है, कुछ दवाइयां नहीं दी जाती है। इसीलिए डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए अपने फिजिशियन को टाइम से टाइम कंसल्ट करना चाहिए और टाइम से टाइम अपने टेस्ट कराने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है तो आप उन पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की और कितनी नींद उनको लेनी चाहिए ताकि तनाव से बचें वो, और क्योंकि तनाव एक बड़ा कारण भी हो सकता है डायबिटीज के लिए। जनरली नींद का जो टाइम है वो एडल्ट पेशेंट्स के अंदर 6 to 7 आवर्स का मिनिमम होता है, उतना होना चाहिए। और बच्चों के अंदर अगर है तो उनको करीब करीब 7 से 8 घंटे का अच्छा नींद होना चाहिए। क्वालिटी स्लीप जिसको बोलते हैं तो वो होना चाहिए। उससे डायबिटीज अगर है तो कंट्रोल अच्छा होगा और नहीं है तो उससे आपको प्रोटेक्शन में भी हेल्प मिलेगा। जी,
क्योंकि बच्चे बड़े चंचल होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो बच्चे कई बार पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट जो शुगर है वो लेते हैं। तो ऐसे बच्चों की शुगर मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए? आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को यही सलाह देना चाहूंगा कि बच्चों को एजुकेट करें, उनको ज्यादा इस डायबिटीज की बीमारी के बारे में बताएं कि कैसे होती है, और अगर हम इसका ठीक से इलाज नहीं करते हैं और ठीक से कंट्रोल नहीं करते हैं तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो वो उनको समझाने से और बताने से आई थिंक समझ आते हैं। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि बहुत सारे बच्चे खास तौर से जो एडोलेसेंट एज में होते हैं वो थोड़ा इस तरह का एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और हम भी हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में इस तरह के बच्चों की एक परेशानी हम देखते हैं। बट उनको समझाने से काफी लोग अपना ठीक से काम करना शुरू करते हैं और अपने ग्लूकोज कंट्रोल के लिए वर्क करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि शुगर या डायबिटीज जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए ताकि शुगर को वो कंट्रोल कर पाएं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? लाइफस्टाइल बेहतर बनाने के लिए 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो अपने लाइफस्टाइल के अंदर नियमित रूप से एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करें, और एक्सरसाइज इज ए मेडिसिन, इट इज नॉट एन जस्ट ए फिजिकल एक्टिविटी, बट नाउ पीपल कॉल द एक्सरसाइज इज ए मेडिसिन, बिकॉज एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे होते हैं। वो फायदे फिजिकल भी होते हैं और वो फायदे साइकोलॉजिकली भी होते हैं और मेंटली भी होते हैं। तो एक्सरसाइज को जरूर इन्वॉल्व करें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। दूसरा चीज है अपना खाना एज पॉसिबल एज हेल्दी रखें। आप पूछेंगे हेल्दी खाने का क्या मतलब है? तो हेल्दी खाने का मतलब है जिसके अंदर जो भी खाना आपकी जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाना है। सपोज हमको पता है मिठाई अच्छी लगती है तो उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, बट मिनिमम रखना चाहिए। दूसरा, जैसे नमक ज्यादा अच्छा खाने को अच्छा लगता है तो उसकी मात्रा भी उसमें कम होनी चाहिए। फिर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आपकी लाइफस्टाइल में नहीं इंक्लूड करनी चाहिए, वो एक नंबर है स्मोकिंग और टोबैको का इस्तेमाल किसी भी चीज में। हम जनरली ये कहते हैं कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं अगर वो किसी भी फॉर्म में टोबैको इस्तेमाल करते हैं तो हिंदी के कहावत के जैसा हो जाता है, करेला और नीम चढ़ा जी। तो वो नहीं करना चाहिए, उनको बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करना चाहिए किसी भी फॉर्म में, और किसी भी फॉर्म में टोबैको का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है अल्कोहल। तो अल्कोहल से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और खास तौर से डायबिटीज के पेशेंट अगर अल्कोहल का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में करते हैं तो काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि अल्कोहल का लिमिट करने का मतलब वंस इन ए वाइल आप सोशल ड्रिंकिंग कर सकते हैं, अगर नहीं करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जरूरी है तो वंस इन ए वाइल सोशल ड्रिंकिंग। और स्मोकिंग और टोबैको किसी भी फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी शुगर एकदम से कम हो जाती है, या बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी शुगर एकदम बढ़ जाती है। तो इन हालात में उनके रिश्तेदारों को, उनके रिलेटिव्स को, या उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है घबराने का जरूरत नहीं है, और अगर शुगर ज्यादा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि डायबिटीज की बीमारी में जब शुगर ज्यादा होता है तो एक डिहाइड्रेशन जैसा कंडीशन हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए उनको प्लेंटी ऑफ और अच्छी मात्रा में लिक्विड लेना चाहिए, जो कि मीठा नहीं हो, उस तरह का लिक्विड, मे बी सिंपल प्लेन वाटर, मे बी सम शिकंजी, मे बी सम छाछ, समथिंग लाइक दैट, ताकि आपका एक हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन रहे। वो एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो कर सकते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट है, जब ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हाई हो तो अक्सर इंसुलिन देने का जरूरत होता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट और रिश्तेदार इसके लिए तैयार नहीं होते कि एक बार इंसुलिन लग गया तो जिंदगी भर इंसुलिन चलता रहेगा, और उसके लिए तैयार नहीं होते। मैं ये कहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार इंसुलिन लग गया तो हमेशा इंसुलिन चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक बार आप इंसुलिन शुरू करते हैं तो तभी शुरू करते हैं जब उसका रिक्वायरमेंट होता है, तो फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जी, तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी शुगर एकदम कम हो जाती है, या अगर हम जैसे आपने पहले बताया कि दवाइयों के जरिए शुगर मैनेजमेंट जब करते हैं तो बहुत से लोगों को दवाइयां खानी ही नहीं आती हैं। तो क्या समय होता है, जैसे अगर हम ब्रेकफास्ट से पहले की बात करें, या लंच के बाद की बात करें, या डिनर से पहले की बात करें? प्रेजेंटली डायबिटीज की बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल है। उसमें से कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो आपको खाने के आधे घंटे पहले खानी होती है, कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो आपको खाने के साथ खानी होती है, जैसे पहले आप फर्स्ट बाइट लेंगे उसी के साथ दवाई लेंगे। और कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो कि टाइम फिक्स होता है कि आपको 8 बजे खाना है, 8 बजे खाना है।
और कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो कि आप खाने के बाद भी खाएंगे तो भी चलेगा, पहले भी खाएंगे तो भी चलेगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण सवाल के लिए मैं यही बोलूंगा कि आपको अपने डॉक्टर से उनके कमरे के बाहर निकलने के पहले ठीक से पूछ लें कि डॉक्टर साहब ये दवाई मेरे को किस टाइम पे खानी, पहले खानी, बाद में खानी, खाने के साथ खानी, या कोई टाइम फिक्स है, तो वो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जी, जैसे मैंने पहले आपसे सवाल किया कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी शुगर एकदम से कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया जैसी स्थिति हो जाती है, तो ऐसे में उन पेशेंट्स को या उनके रिश्तेदारों को क्या सलाह देंगे आप? आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जिसको हम एक कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट का, और उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, सिंपल टर्म्स में कि आपका ग्लूकोज का मात्रा बॉडी में कम हो जाना है। हमें सबको पता है कि ग्लूकोज आपके लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया से ज्यादा रिस्की है, क्योंकि उसके अंदर तुरंत शरीर को नुकसान हो सकता है। अगर जिस पर्सन को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, एक तो उनको पता होना चाहिए कि सिम्टम क्या होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, और जब अगर हाइपोग्लाइसीमिया तो तुरंत खाने के लिए कुछ देना है। अब खाने के लिए कुछ देना है, वो अगर पर्सन कॉन्शियस है तो उसको खाने के लिए तुरंत देना है। उसके लिए फिर वो उसको आपको अगर कॉन्शियस है तो फ्लूइड लगाने का या इंट्रावेनस ग्लूकोज देने का जरूरत नहीं है। बट अगर शुगर कम होने की वजह से पर्सन कॉन्शियस नहीं है या पूरी तरह से होश हवाश में नहीं है, तो उस टाइम में खाने का जबरदस्ती मुंह से नहीं देना चाहिए। उस टाइम में उनको इंट्रावेनस फ्लूइड लगाना चाहिए, ताकि वो अगर मुंह से देंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो वो आपके खाने की नली की जगह सांस की नली में जा सकता है और वो नुकसान कर सकता है जी। तो अगर कॉन्शियस है तो मुंह से देना, अगर कॉन्शियस नहीं है तो फिर आपको इंट्रावेनस फ्लूइड देना होता है। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आज बहुत से सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो अब चलते चलते, क्योंकि वर्ल्ड डायबिटीज डे है, तो आप हमारे सुनने वालों को डायबिटीज को लेकर क्या सलाह देना चाहेंगे? डायबिटीज को लेकर के मैं सलाह देता हूं कि डायबिटीज एक बहुत ही वफादार बीमारी है। एक बार लगती तो हमेशा रहती है, लेकिन उसका इलाज भी बहुत अच्छी तरह से संभव है। और जैसे मैंने शुरुआत में बोला, अगर आप अपना डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, जिसके अंदर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, तो डायबिटीज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर होती भी है, अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं, तो उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम होने की संभावना होती है। तो अगर एक सिंगल सेंटेंस बोलेंगे तो अपना लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट रखिए, यही एक मैसेज है। और जरूरत पड़ने पे दवाई लेने से नहीं हिचकिचाएं। जी, डॉक्टर संजय बडाडा, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए। विश्व डायबिटीज दिवस के मौके पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको भरपूर फायदा मिलेगा हमारी इस बातचीत से। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया रेडियो का और कपूर साहब आपको। थैंक यू। वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर अभी आप सुन रहे थे हमारा ये विशेष कार्यक्रम। डायबिटीज रोग के बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी प्रेम सिंह ने। अब आज का ये विशेष कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।